हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 12th आरबीएससी बोर्ड का एक टॉपिक कराऊंगा। गाउस का नियम हमने पहले किया था। गाउस के नियम से हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ई का पृष्ठीय समाकलन करने के बाद उसके बराबर लिखते हैं कुल आवेश बटा एप्सिलॉन जीरो। ऐसे फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये हम लिखते हैं बंद पृष्ठ में कुल आवेश होता है वो सिग्मा क्यू की जगह लेते हैं और 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो गुना लेते हैं। तो ये हमारा गाउस का नियम होता है। अब हम करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। एक अनुप्रयोग करेंगे आज और कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें क्या है कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र समान रूप से आवेशित है। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र हम करेंगे। तो पहले उस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे कि किस तरफ होगी। ये हमारा अनंत रेखीय आवेशित तार है। इसका एक भाग हमने बोर्ड पे बना लिया ए बी। इसके इस पॉइंट से एक बिंदु P है, मान लिया R दूरी पर बिंदु P है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहां हम एक अल्पांश लेते हैं, लंबाई अल्पांश A1। यहां भी एक अल्पांश लेते हैं A2। ये A1 A2 इस बिंदु O से समान दूरी पर है, सममित अल्पांश है, एक ऐसे अल्पांश है। तो इनके कारण इस बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी बराबर होगा। ठीक है ना। मतलब ये बिल्कुल समान अल्पांश है। जितनी लंबाई है, जितनी चौड़ाई है, जितना भी इनका मतलब ज्यामिति है, उतनी ज्यामिति A1 की है जितनी A2 की है। और O बिंदु से जितनी दूर है उतना ही दूर A1 दूर है, उतना ही A2 दूर है। तो बिल्कुल समान सममित अल्पांश है। इनके कारण बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो A1 के कारण जो होगी वो A1 P दिशा में होगी, मान लिया DE1। A2 के कारण होगी वो A2 P दिशा में होगी। A1 के कारण A1 P दिशा में, A2 के कारण A2 P दिशा में। DE1 और DE2 विद्युत क्षेत्र होंगे। इस लाइन को हमने आगे बढ़ा लिया। ये कोण मान लिया अल्फा। शीर्षाभिमुख कोण है तो आपस में बराबर होंगे। अब ये जो विद्युत क्षेत्र आया DE1 DE2, इसको हम ये जानते हैं कि जब दो विद्युत क्षेत्र अलग अलग दिशाओं में होते हैं तो उनको हम घटकों में वियोजित कर लेते हैं, लंबवत घटक और क्षैतिज घटक। तो इसी प्रकार से हम इनको घटकों में वियोजित कर लेंगे। हम जानते हैं कोण की पास वाली भुजा पर जो घटक होता है वो होता है D2 cos अल्फा और इसका हो जाएगा D1 cos अल्फा। इस D1 का इस कोण के पास वाली भुजा पर हो जाएगा D1 cos अल्फा। D2 का इस कोण के पास वाली भुजा पर हो जाएगा D2 cos अल्फा। और इसके लंबवत घटक हो जाएगा, इसका हो जाएगा DE2 sin अल्फा। इसका हो जाएगा, इसका यहां D1 sin अल्फा। अब ये दोनों अल्पांश आपस में सममित अल्पांश है। इनकी बिंदु P से दूरी भी समान है। तो इनके कारण जो इन दोनों के कारण जो अलग अलग विद्युत क्षेत्र होगा DE1 DE2 वो आपस में
मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, परंतु घटकों में हमने वियोजित कर लिया। तो ये DE2 साइन अल्फा, DE1 साइन अल्फा, अब ये DE1 और DE2 आपस में बराबर है, तो ये दोनों मान आपस में बराबर होंगे, दोनों मान बराबर होंगे लंबवत घटक DE1 साइन अल्फा और DE2 साइन अल्फा, परंतु विपरीत दिशा में है, तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास में बचा केवल क्षैतिज घटक। तो हमारे पास में टोटल जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा D1 कोस अल्फा प्लस D2 कोस अल्फा। तो जो इस अनंत रेखीय समान रूप से आवेशित अनंत रेखीय अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, वो इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। ये हमने प्राप्त कर लिया। कौन सी दिशा होगी? ओपी दिशा, इसके लंबवत बाहर की ओर होगी। इस तरफ लेंगे तो इस तरफ होगी, इस तरफ लेंगे तो इस तरफ होगी, बाहर की ओर होगी। ठीक है ना, लंबवत बाहर की ओर। ये हमें प्राप्त कर लिया। हमें मिल गया कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होती है। ये हमने प्राप्त कर लिया। अब अनंत रेखीय समान रूप से आवेशित, एक ही बात है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, समान रूप से आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना अब हम करेंगे। गणना के लिए हम गाउस के नियम से जानते हैं कि एक गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना करेंगे। ठीक है, उसके लिए चित्र रेडी करते हैं। अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु P पर या अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना। ठीक है, तार वही है, हमने वही तार लिया है, अभी कोई चेंज नहीं करा है। पहले हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करी, अब गणना करेंगे। तो हम एक बेलनाकार सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे, बेलनाकार क्षेत्रफल लेंगे। ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, और ये जो इसका वक्राकार पृष्ठ है तीसरा। जैसे ये बेलनाकार सिलेंडर है, एक पृष्ठ ये है वर्ताकार, एक पृष्ठ ये है दूसरा, और एक इसका ये जो ऊपर का सरफेस है ये वक्राकार, ये है 3, तीसरा पृष्ठ, ये पृष्ठ है तीसरा। हम जानते हैं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होता है। ये क्षेत्रफल है, इसके लंबवत बाहर की ओर एरिया वेक्टर होगा। ये क्षेत्रफल है, इसके लंबवत बाहर की ओर एरिया वेक्टर होगा। और ये जैसे वक्राकार पृष्ठ है तो इसके लंबवत क्षेत्रफल के बाहर की ओर एरिया वेक्टर होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो हम वो बना लेते हैं। जैसे ये छोटा सा एक अल्पांश लिया, ये एरिया वेक्टर DS1, और विद्युत क्षेत्र की दिशा अभी हमने निकाली, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और ये लंबवत ही होगा, इसी दिशा में होगा, और इसका लंबवत इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, यहां एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, यहां हो जाएगा 90 डिग्री, यहां हो जाएगा थीटा बराबर 0 डिग्री।
ये आपके स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़रूरी है, याद भी नहीं रहता है क्योंकि आप नए नए अभी पढ़ना शुरू करा है। तो इसका ये देखो, ये क्षेत्रफल है, इसके लंबवत होता है एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सदिश ये पृष्ठ है, इसके लंबवत होता है एरिया वेक्टर। सिलेंडर यूं है तो इसके लंबवत यूं होगा, इधर भी ले सकते हैं, परंतु विद्युत क्षेत्र इधर है तो इधर इधर वाले पृष्ठ पर ले रहे हैं तो इधर ही होगा। विद्युत क्षेत्र भी इधर है और इसका इधर होगा एरिया वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, तो ये एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, तो 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो एरिया 1 2 पर तो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और 3 पर बन रहा है 0 डिग्री। तो हम वही गाउस का नियम लगाएंगे। टोटल फ्लक्स फाई बराबर 3 पृष्ठ हैं, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds। अब हम क्या लिखेंगे आगे? इनके बीच में एंगल लिखेंगे। S1 में कितना है? इस 1 पृष्ठ पे 90 डिग्री है, तो E ds cos 90। इसी प्रकार से S2 पर भी 90 है, तो लिखेंगे E ds cos 90 प्लस S3 पे कितना है? E ds cos 0। हम जानते हैं cos 90 बराबर तो 0 होता है, cos 0 बराबर 1 होता है, ये हम जानते हैं। तो एक तो ये पद 0 हो जाएगा, एक ये पद 0 हो जाएगा, केवल ये लास्ट वाला पद रहेगा। cos 0 हो जाएगा 1। तो हमारे पास में फाई का मान आएगा S3 EDS। ये एक समीकरण आ जाएगी हमारे पास में, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। ये S1, ये S2, ये S3, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, यहाँ 0 डिग्री एंगल है। 90 वाले कैंसिल हो गए, 0 हो गए। cos 90 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो केवल ये तीसरा समाकलन हमारे पास में बचा रह जाएगा। अब हम गाउस का नियम लगाएंगे। जैसे फाई का मान होता है E डॉट ds बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यही होता है ना, दिख रहा नहीं है बोर्ड में, मैं लिख देता हूं, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, ये होता है। तो टोटल आवेश हम मान लेते हैं, सिग्मा क्यू लिख लो चाहे ऐसे क्यू लिख लो, अपॉन एप्सिलॉन, ये हम लिख लेते हैं। टोटल आवेश इस पर क्यू है। तो फाई का मान एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो इनको आपस में बराबर कर देंगे। S लिखो या S3 लिखो, एक ही बात है, चलो S3 लिख लो। E ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अब विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ पर समान रूप से है, यूनिफॉर्मली है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा। E S3 ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा। अब ये जो S का जो पृष्ठ है S3,
उसका पूरा पूरा वक्राकार पृष्ठ लेंगे और इसकी लंबाई मैंने आपको बताई नहीं। अगर हम इसकी लंबाई L लेवे और त्रिज्या लेवे R, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा इसका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ई का गुणे में आ जाएगा 2 पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र क्या आएगा? E बराबर Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर एल। हम एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, उसका मान होता है लैम्डा बराबर Q अपॉन एल। कुल आवेश बटा कुल लंबाई, एकांक लंबाई पर आवेश Q अपॉन एल। तो ये जो Q अपॉन एल है इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन जीरो आर। ये हमारे पास में विद्युत क्षेत्र आ गया। तो एक तो मान ये होता है, एक तो ये याद रखना है, एक इसका मिलता जुलता रूप और है, दूसरा रूप भी निकाल सकते हैं। इसको 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, 2 लैम्डा अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन जीरो आर। तो हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो को के लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर। इस फॉर्म में भी हम इसको याद रख सकते हैं, सरल रहता है याद करना। तो ये अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र है। अब एक हम हमारे आरबीएससी में जो किताब चलती है, बुक चलती है एनसीईआरटी की, उसमें एक न्यूमेरिकल है इम्पोर्टेंट, उस न्यूमेरिकल को देखते हैं, फिर 3 न्यूमेरिकल अलग देखेंगे, फिर इस क्लास को ऑफ करेंगे। अगर आपको कंटिन्यू क्लास चाहिए तो आप कमेंट करें, ठीक है ना। अगर आपको 11th क्लास की कंटिन्यू क्लास चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं जरूर कंटिन्यू क्लास लगा दूंगा रोज, ठीक है ना। अगर आपको 12th की क्लास रेगुलर चाहिए तो 12th की लगा दूंगा, बीएससी फर्स्ट ईयर की चाहिए तो फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, एमएससी की, कोई भी क्लास आपको अगर रेगुलर चाहिए तो मैं वो लगा दूंगा। अभी तो अपने 12वीं की बात कर रहे हैं, तो 12वीं की अगर आपको क्लास रेगुलर चाहिए, पूरा कोर्स चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करें। जिस हिसाब से कमेंट आएंगे उस हिसाब से मैं रोज क्लास बनाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वर्ताकार चक्कर लगा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो धारा प्रवाहित होगी, तो हमें पता है, चलो ये तो अलग पॉइंट है। तो अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्कर लगा रहा है। इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या है 0.1 मीटर। त्रिज्या कितनी है? 0.1 मीटर। और अनंत रेखीय आवेशित रेखीय आवेश घनत्व कितना है? 10 टू द पावर -6 कूलाम पर मीटर। ये हमारे पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी है, बाकी हम जानते ही हैं। तो हमें इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अनंत रेखीय आवेशित तार के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन 0.1 मीटर त्रिज्या में वर्ताकार चक्कर लगा रहा है। उसके लीनियर चार्ज डेंसिटी जो रेखीय आवेश घनत्व है
वो 10 10⁻⁻⁶ कूलाम पर मीटर है। तो हमें इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। ठीक है ना, आसान है। इलेक्ट्रॉन वर्ताकार चक्कर लगाएगा तो ऑब्वियसली उस पर एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो उसको उस बल के कारण मिलेगा जो अनंत रेखीय आवेशी तार उस पर एक विद्युत क्षेत्र लगाएगा, उसको हम आवेश से गुणा करेंगे, F बराबर QE। उसके कारण उस पर अभिकेंद्रीय बल लगेगा। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे और हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। जैसे अनंत रेखीय आवेशी तार के कारण r दूरी पर स्थित या 0.1 मीटर दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E बराबर 2k लैम्डा अपॉन r, यही होगा। ठीक है ना, ये हमने याद किया है। अनंत रेखीय आवेशी तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र 2k लैम्डा अपॉन r। अब अभिकेंद्रीय बल, ये बल है ना, इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। अभिकेंद्रीय बल ये होता है जो वर्ताकार पथ पे कोई चीज, कोई वस्तु घूम रही है, कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो केंद्र की ओर एक फोर्स कार्य करता है, उसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, अंदर की ओर। ठीक है ना, तो उसका मान होता है m, इलेक्ट्रॉन है तो v, mv² अपॉन r बराबर 2k लैम्डा अपॉन r से r कैंसिल। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2k लैम्डा अपॉन m का अंडर रूट। और m किसका है, इलेक्ट्रॉन का मास ही है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। k कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ और मात्रा कैसे निकालेंगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K का निकालेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, रद्द किया मात्रक, उल्टा लिख लिया, सॉरी फॉर द मिस्टेक। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। अब और क्या है, m ही आ गया। लैम्डा का मान हमने लिख ही रखा है 10⁻⁻⁶। ये सब मान इसमें रखेंगे, ऐसे रखेंगे, देखो 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन m ही कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 का अंडर रूट। इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4√2 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, केवल हमें अनंत रेखीय आवेशी तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, एक हम इसमें गलती करके, ये फोर्स है, तो इसको फोर्स बनाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा F QE, और इलेक्ट्रॉन है तो E और आएगा एक। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। आंसर यही आएगा। ठीक है ना, केवल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स बनाना है तो उसको आवेश से गुणा करना होगा। ठीक है, बस ये हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए थे, आप थोड़ा ध्यान दे लेना। अच्छा, अब इसके बाद में अगला एग्जाम्पल है, हमारे पास में 3 आवेश हैं। 2 तो आवेश हैं 2 माइक्रो कूलाम के, एक आवेश है 3 माइक्रो कूलाम।
वो इस प्रकार से व्यवस्थित है। ये ए, ये बी, ये पी। ये तो है 2 माइक्रोगुलाम का, ये है 3 माइक्रोगुलाम का आवेश या बिंदु पी पर। ये ओ पॉइंट है, ये 3 मीटर की दूरी है और ये 4 मीटर की दूरी है। ये थीटा, ये फोर्स है एफ बी इस आवेश पर, इस आवेश के कारण, और ये फोर्स है एफ ए। आवेश को हम 2 घटकों में विभाजित कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एफ बी कॉस थीटा, एफ ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा एफ बी साइन थीटा, एफ ए साइन थीटा। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इस पर हमें बिंदु पी पर टोटल फोर्स निकालना है। आवेश 2 माइक्रोगुलाम और 2 माइक्रोगुलाम के कारण, इस पर हमें फोर्स ज्ञात करना है। तो पहले हम ये देखेंगे कि दिशा क्या होगी इस फोर्स की। दिशा ये होगी, क्योंकि ये घटक तो आपस में कट जाएंगे, समान है, विपरीत दिशा में, जैसे उसमें कटे थे ऐसे इसमें भी कट जाएंगे। तो हमें एक तो इस दिशा में फोर्स लिया है, एक दिशा में, इनका दोनों घटक इस दिशा में आएगा, इन दोनों को जोड़ना है टोटल। तो हमारे पास में टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, एफ ए प्लस एफ बी कॉस थीटा। ये दूरी ओ ए 3 है, ओ पी 4 है, तो ए पी कितनी होगी, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 5। ये तो आपको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो एपी आ जाएगी, एपी और बीपी आ जाएगी 5 मीटर। तो अगर हम एफ ए निकालना चाहें तो एफ ए क्या आएगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के कितना है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू, और Q1 Q2 कितने हैं, 2 माइक्रोगुलाम और 3 माइक्रोगुलाम, तो 2 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर। ये डबल कर दिया, नीचे आ जाएगा आर 5 का स्क्वायर। ठीक है, इस सबको सोल्व करेंगे तो एफ ए का मान आएगा 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, और यही मान एफ बी का आएगा, क्योंकि इसमें भी 2 माइक्रोगुलाम 3 माइक्रोगुलाम है, बीच में डिस्टेंस 5 है, तो वही मान आ जाएगा। ठीक है, एफ ए एफ बी बराबर आएंगे, तो टोटल नेट फोर्स एफ कितना आएगा, 2 एफ ए कॉस थीटा कितना आ जाएगा, आधार बटे आधार अपॉन कर्ण 4/5। तो हमारे पास मान आ जाएगा 2 इंटू एफ ए कितना है, 2.16 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 4/5। इस सबको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये हमारे पास में फोर्स आ जाएगा। पता हमने क्या किया कि ये दूरी निकाली पहले तो, और ये घटकों में विभाजित किए। ये घटक आपस में कट गए, लंबवत हैं, इन दोनों का योग ले लिया,
एफ ए एफ बी बराबर है तो उनको दुगना कर दिया, 2FA 4/cos थीटा निकाल लिया, आधा अपॉन करंट, और एफ ए का मान हमने KQ1Q2/R² से निकाला। के का मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ पावर, और 2-3 माइक्रोकुलाम हमारे पास में आवेश है। माइक्रो का स्क्वायर कर दिया, 2 बार आ रहा है इसलिए, और 5 का स्क्वायर कर दिया। इस सबको सोल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा एफ ए बराबर FP, ये हमने यहाँ लिखा और आंसर निकाला। cos थीटा जानते ही हो, आधार अपॉन। तो ये एक एग्जाम्पल है, बोर्ड में इस तरह के पूछ लेते हैं इसलिए कराता हूँ। आजकल न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं वैसे, और न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, इन पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। अब हमारे पास में एक न्यूमेरिकल और है, अभी 2 और कराऊंगा। इस तरह से कोई आवेश है, ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये कोण 90 है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, और ये है 5 सेंटीमीटर की। ये दोनों आवेश है +2 × 10⁻⁻8 कूलम। ये भी आवेश है +2 × 10⁻⁻8 कूलम। ये इधर इस तरफ इनके कारण फोर्स लगेगा, इनके बीच में एंगल 90 का ही बनेगा। ये होगा F1 पर 2 के कारण, ये होगा F1 पर 3 के कारण, और Q1 का मान है 1 कूलम। वन माइक्रोकुलाम, ठीक है। तो इन दोनों आवेशों के कारण इस आवेश पर हमें फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ज्ञात करना है, परिणामी बल ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि इसके कारण इधर बाहर की ओर होगा फोर्स, क्योंकि ये प्लस आवेश है, और इसके कारण प्लस आवेश, इसके कारण बाहर की ओर होगा। ये कोण 90 है तो ये भी 90 होगा। तो हमें पास रिजल्टेंट क्या है कि दोनों फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टोटल फोर्स निकालना है। सीधा सा है क्वेश्चन। तो पहले तो F13 निकालेंगे। वेक्टर फॉर्म में नहीं लेंगे, ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि आंकिक प्रश्न है। तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻8 10⁻⁻6 1 कूलम, 1 माइक्रो कूलम। दूसरा आवेश है, बीच की दूरी 0.1 का स्क्वायर, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 18 × 10⁻³ न्यूटन। F12 कितना आएगा, 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻8 इंटू 10⁻6। ये तो KQ1Q2 हो गया, और दूरी कितनी है, 0.5 का स्क्वायर। मीटर में चेंज किया ना, 0.05। तो इसका मान कितना आएगा, 72 × 10⁻³ न्यूटन। ये हमारे पास में दोनों फोर्स आ गए। अब हम जानते हैं नेट फोर्स क्या होता है, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2
cos 90, cos थीटा होता है ना, तो cos 90 लिख दिया। cos 90 कितना होता है? 0। तो तीसरा पद हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में जो फोर्स आएगा वो आएगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर का अंडर रूट। इन दोनों के मान लिखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारे पास मान आएगा 7.4 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। करने का तरीका क्या है? केवल ये फार्मूला लगाया है, ये दोनों निकाल के ये फार्मूला लगाया, cos 90 को 0 किया है, तीसरा पद 0 हो गया, सीधा ये हमारे पास मान आ गया। एक सीधा सा एग्जाम्पल है। अब हम एक त्रिभुज लेंगे, इक्विलैटरल त्रिभुज, समभुजा वाला, समान भुजा वाला त्रिभुज। उसके तीनों कोणों पर आवेश भी समान, तो उसके सेंट्रोइड जो पॉइंट होता है, बीच का बिंदु, उस पर आवेश Q है। यहाँ Q है, स्मॉल q, ये सेंट्रोइड है, मतलब ये सब दूरियां बराबर हैं, शीर्षों से दूरियां बराबर है। ये लंबाई L है भुजा। तो इस पर हमें टोटल नेट फोर्स ज्ञात करना है इस आवेश पर। इसको 1 मान लो, इसको 2, इसको 3। तो FQ1 निकालेंगे, Q पर 1 के कारण। दूरी बराबर है तो इस सबको हम R ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? KQQ/R²। और दिशा क्या आएगी? इनको नाम दे देते हैं ABCO। दिशा आएगी AO दिशा। इसी प्रकार से FQ2 निकालेंगे तो KQQ/R², दिशा आएगी BO। और FQ3 निकालेंगे तो KQQ/R², दिशा आएगी CO। तो हमारे पास जो फोर्स आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। ये F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, ये F3 फोर्स। ये मान लिया एंगल है थीटा। ये 3 फोर्स इस तरह से आएंगे। तो हमें नेट फोर्स निकालना है बिंदु O पर, FO निकाल दो। तो हम क्या करेंगे? टोटल x घटक लेंगे, टोटल y घटक लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, तो ये टोटल घटक आ जाएगा। तो x घटक के लिए हम निकालेंगे Fx, F1 cos थीटा, F1 अब ये भुजाएं बराबर हैं तो ये एंगल कितना होगा? 60, ठीक है ना। ये एंगल 60 होगा। और इस तरह से जाएगा और एक ये
तो ये एंगल कितना होगा ये हमें निकालना है। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये पूरा 60 है तो ये है 30। कितना है? तो ये 30 होगा। तो थीटा का मान होगा 30 डिग्री। तो F1 कोस 30 आई कैप प्लस F2 कोस 30 माइनस आई कैप। और F3 का तो कोई घटक है नहीं एक दिशा में। F1 F2 दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड में, तो ये हो जाएगा टोटल Fx 0। इसी प्रकार से हम टोटल सिग्मा Fy निकालेंगे। तो Fy अपने अलग निकाल लेते हैं। Fy ये तो ध्यान रखना आप कि F1 F2 F3 मैग्नीट्यूड में बराबर है। ये आपने देख ही लिया है, दूरियां बराबर है, आवेश बराबर है, तो मैग्नीट्यूड में फोर्स बराबर है। तो अपने निकाल रहे हैं Fy, या ऐसे कह सकते हैं सिग्मा Fy। इस F1 का घटक इस तरह लेंगे तो साइन 30 आ जाएगा। F1 साइन 30 जे कैप प्लस इसका लेंगे F2 का इधर, तो F2 साइन 30 जे कैप प्लस F3 आ जाएगा। माइनस जे क्यूब। ठीक है, साइन 30 कितना होता है? साइन 30 होता है 1/2। तो ये हो जाएगा F1/2 जे के प्लस F2/2 जे के प्लस F3 माइनस जे के। यहाँ वेक्टर की जरूरत नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, F1 F2 F3 बराबर है, तो ये दोनों कितने हो जाएंगे? F जे के, और ये हो जाएगा माइनस F जे के। तो टोटल फोर्स आ जाएगा 0। तो Fx भी 0, Fy भी 0, तो टोटल फोर्स 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स सेंट्रोइड पर तीनों आवेशों के कारण 0 होगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल कर भी कर सकते हैं अपने इसको। और ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 होगा। ये कैसे निकाला? ये देखो, ये 60, ये आधा 30। कैसे? ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, ये आपस में पैरेलल है, ये इनको काट रही है तिर्यक। तो ये 30, ये आधा कोण हो रहा है, तो ये भी 30, तो इससे ये 30 हो जाए। ये ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। घटकों में वियोजित करना है और आंसर निकालना है। ये आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं कि सिग्मा Fy बराबर F1 साइन 30 जे कैप प्लस F2 साइन 30 जे कैप। इस तरह से ये हमने ऊपर वाली लाइन लिखी है। ठीक है ना? और आपके अगर कंटिन्यू क्लासेस चाहिए 12th RBSE बोर्ड की तो आप बताएं, मैं कंटिन्यू 1 घंटे की क्लास लगा दूंगा। बस आप व्यूज़ और सब्सक्राइबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से बढ़ाते रहें। और आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।